वही हाइपोथेसिस होता क्या है, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, कैसे करेंगे। नहीं, कुछ भी ओ लेवल जैसा नहीं है, जिंदगी में कभी नहीं देखा है तुमने ये। ठीक है। नहीं, कुछ भी नहीं है, छोड़ दो सारी चीजें। अच्छा, अब सीन क्या है, सीन ये होता है कि भाई मेरे पास एक पॉपुलेशन होती है। ठीक है। अब उस पॉपुलेशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, उसका मीन होता है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, राइट। ये जो बात है ना, कि एक पॉपुलेशन का मीन है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये फैक्ट है। ठीक है, ये एक फैक्ट होता है। ठीक है, एक जनरल सी अंडरस्टैंडेबल सी बात होती है कि भाई पॉपुलेशन का ये मीन है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। कि इस बात पे सब एग्रीड हैं कि इस पॉपुलेशन का मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। अब एक होशियार आता है, ठीक है, HOH0, नल हाइपोथेसिस। ठीक है, अब एक होशियार आता है, थर्ड पर्सन आता है। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं भाई, मुझे मसला है इसके मीन से। वो क्या बोलता है कि भाई नहीं, इसका मीन जो है वो ये नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि मीन इसका ए है, और एक तीसरा बंदा आगे होशियारी कर रहा है कि भाई नहीं, इसका मीन ए नहीं है, ए से ज्यादा है। क्या क्या बोल सकता है वो बोल सकता है कि नहीं भाई, इसका मीन ए से ज्यादा है। या वो बोल सकता है कि नहीं भाई, इसका मीन ए से कम है। या वो बोल सकता है नहीं भाई, ए इसका मीन जो है वो ए के अलावा कुछ भी है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, वो इन तीन में से कोई एक बात करेगा। है, या तो वो बोलेगा कि मीन इससे ज्यादा है, या तो वो बोलेगा मीन इससे कम है, या वो मीन इसके अलावा कुछ भी है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये जो थर्ड पर्सन आके होशियारी कर रहा है ना, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ये जो थर्ड पर्सन आके क्लेम कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, जिसको हम लिखते हैं H1। सही है, बात समझ में आ गई। अब एक पॉपुलेशन है, उसका मीन है, वो उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। एक थर्ड पर्सन आके क्लेम कर रहा है कि नहीं भाई, इसका मीन जो है वो ज्यादा है, कम है, या नॉट इक्वल टू है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है। अब हमें करना क्या होता है, हमें करना ये होता है कि हम लेते हैं एक सैंपल। हम क्या लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं। हम नहीं लेते, वो थर्ड पर्सन नहीं ले रहा होता है। वो क्या करता है, अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए एक सैंपल उठाता है और उस सैंपल को टेस्ट करता है। ठीक है, उस सैंपल को टेस्ट करता है। जब वो सैंपल को टेस्ट करेगा तो उसके पास एक सैंपल का मीन आएगा, राइट। अब हमें करना क्या होगा, हमें इस सैंपल के मीन को चेक करना होगा अगेंस्ट सम एक्यूरेसी लेवल। हमें इस सैंपल के मीन को चेक करना होगा अगेंस्ट सम एक्यूरेसी लेवल, कि भाई हम इतना परसेंट श्योर होंगे कि ये टेस्ट जो हमने किया है ये सही कैरी आउट किया है। इस एक्यूरेसी लेवल को हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल, वही इंटरवल ही होता है, उसी का एक लेवल होता है कि ये वो वही चीज है, सेम चीज। ठीक है, क्या कर रहे हैं, सैंपल हमने उठाया, सैंपल को हमने टेस्ट किया। हम इसके बंदे के क्लेम को टेस्ट कर रहे हैं, कैसे टेस्ट करेंगे वो मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, पूरी वर्किंग आएगी अभी। अभी हम सब समझ रहे हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हमने क्या किया, सैंपल उठाया, सैंपल को टेस्ट किया। उस सैंपल को हम टेस्ट करेंगे अगेंस्ट सम एक्यूरेसी लेवल, क्वेश्चन में वो गिवन होगा। उस एक्यूरेसी लेवल को बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। बात समझ में आ गई। पॉपुलेशन मीन है, उसका मीन है, उसको हम H0 बोलेंगे, नल हाइपोथेसिस। एक थर्ड पर्सन आके क्लेम करेगा, उसको हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलेंगे। और फिर वो थर्ड पर्सन कुछ सैंपल को टेस्ट करके हमें बताएगा उसकी वैल्यूज। उस वैल्यूज को हम चेक करेंगे अगेंस्ट सम एक्यूरेसी लेवल, जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। बात समझ में आ गई, सीधा सीधा है, क्लियर है। अब आते हैं हम एक छोटी सी इलस्ट्रेशन के ऊपर, जिस पे ऊपर हम ये सारी चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, बेटा लाइबा जैनब, क्लियर है। ये पूरा हाइपोथेसिस का बैकग्राउंड है कि हम इसमें ये चीज अप्लाई करेंगे। अब एक इलस्ट्रेशन उठाते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा एक पॉपुलेशन है जिसका मीन है 50। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और मीन कितना है, 50 है। अब ये हो गया मेरा H0।
नल हाइपोथेसिस दैट मीन इज इक्वल्स टू 50। सही है, ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। अब एक थर्ड पर्सन आता है, वो बोलता है कि नहीं भाई, इसका मीन जो है वो 50 से ज्यादा है। क्या बोल रहे हैं? मीन इसका 50 से ज्यादा है। अब मुझे करना क्या है? मुझे, हाँ, नहीं नंबर नहीं देगा, वो बोलेगा ग्रेटर लेस या नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। अब, हाँ, तीनों में से कोई एक बात बोलेगा। सही है। अब उसने उठाया सैंपल साइज, लेट्स से 25, और जो है उसका सैंपल का जो मीन निकल के आया वो आया 53। ठीक है, सैंपल का मीन क्या आ गया? 53 आ गया। मुझे जो है वो इस चीज को टेस्ट करना है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। है, मुझे इस चीज को टेस्ट करना है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल कि इस बंदे का क्लेम सही है या गलत है। ठीक है, नहीं, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, सैंपल साइज 25 ही होगा। हम 95% श्योरिटी के साथ अपने टेस्ट को कैरी आउट करें। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब आओ इसकी वर्किंग के ऊपर। सबसे पहले बनेगी बेल डायग्राम। बेल डायग्राम नहीं बनाओगे तो S2 का पेपर सॉल्व ही नहीं होगा। सही है, बेल डायग्राम बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी सवाल के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी सवाल होगा, हाइपोथेसिस हो, लीनियर कॉम्बिनेशन हो, या जो है वो सैम्पलिंग एस्टिमेशन हो, सब में आपको बेल डायग्राम बनाना जरूरी है। मीन आ गया बीच में 53 का होगा, इसके बाद होगा ऑब्वियसली। अच्छा, 53 को अभी छोड़ो, हमें कितना परसेंट टेस्ट कैरी आउट करना है? 95% टेस्ट कैरी आउट करना है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है 95%। अब देखो सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कि हम वैल्यू को आगे मार्क करें या पीछे मार्क करें। ठीक है, देखो इसने क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है ग्रेटर देन 50। इसने क्या लिखा हुआ है? ग्रेटर देन 50। तो आप अपनी इस लाइन को आगे मार्क करोगे। देखो तीन टाइप्स की चीजें, ये जो मैंने ग्रेटर देन, लेस देन और वो नॉट इक्वल टू लिखा है ना, ये आपको तीन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग बता रहा है एक्चुअल में। ग्रेटर देन का मतलब होता है अपर टेल। अपर टेल मतलब आप अपनी वैल्यू को आगे मार्क करोगे। लेस देन का मतलब होता है लोअर टेल, मतलब आप अपनी वैल्यू को नीचे मार्क करोगे। और नॉट इक्वल्स टू का मतलब होता है टू टेल। टू टेल मतलब ऊपर भी मार्क करोगे, नीचे भी मार्क करोगे। ठीक है। आप जो है वो अगर ग्रेटर देन होगा तो आगे मार्क करोगे, लेस देन होगा तो पीछे मार्क करोगे, नॉट इक्वल्स टू होगा तो दोनों तरफ मार्क करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे इसने मुझे क्या बोला है? ग्रेटर देन, तो मैंने अपनी लाइन को आगे मार्क किया। सही है। 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, तो ये पूरा रीजन कितना होगा? ये पूरा रीजन होगा 95%। सही, पूरा रीजन क्या होगा? 95%। जिस स्टेप्स में मैं काम करवा रहा हूँ ना, एग्जैक्टली exactly उसी तरीके से काम होगा। जरा भी ना ऑर्डर चेंज करोगे काम का, ना कोई अपनी तरफ से होशियारी कर रहा है। सेम सवाल आएगा, सेम स्टेप्स कॉपी करोगे, वैल्यूज चेंज होंगी, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कोई अपनी तरफ से ऊपर नीचे नहीं करना। सबसे पहले काम क्या करोगे? डायग्राम बनाओगे। अपर टेल है तो आगे मार्क कर दिया, लोअर टेल है तो पीछे मार्क कर दिया। ये पीछे वाला रीजन 95% हो गया। अब क्या करोगे? 95% क्या होता है? 0.95। उसके ऊपर निकाल लोगे जेड वैल्यू। निकालो, जरा जेड टेबल उठाओ। 0.95 के ऊपर जेड वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। नीचे गिवन होगा 95 है guys। नीचे से अगर गिवन है तो नीचे से देख लो। 1.645, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया 1.645। ठीक है, बीच में से। ठीक है, 1.645 मेरी जेड वैल्यू आ गई। ठीक है, मैंने बेल डायग्राम बनाई, कॉन्फिडेंस लेवल मार्क किया, जेड वैल्यू लिख दी। अब क्या करोगे? अब जो तुम्हारा सैंपल का मीन आया ना, इसके ऊपर जेड वैल्यू निकाल लोगे। जो सैंपल का मीन आया है उसके ऊपर जेड वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन करके। एक्स क्या है? 53, माइनस मीन कितना है? 50, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कितना था? 5। लेकिन सैंपल का रखना है तो डिवाइड बाय अंडर रूट एन भी करोगे। बताओ कितनी आ रही है यहाँ से वैल्यू? जल्दी से, जल्दी से कैलकुलेट करो यहाँ से। जेड वैल्यू कितनी बन रही है?
क्या आ रही है जेड वैल्यू? 3 आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ कि 3 जो है वो आपका कौन से वाले रीजन में गिर रहा होगा? इस वाले रीजन में होगा या इस वाले रीजन में होगा? बताओ। 3 जो है वो 1.645 के आगे होगा या पीछे होगा? आगे होगा। 1.645 के आगे होगा। अगर आपकी जो वैल्यू है वो इस वाले रीजन में, अनशेडेड वाले रीजन में गिरती है, इस अनशेडेड वाले रीजन को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है, कॉन्फिडेंस लेवल को 1 से माइनस करेंगे, यानी जो अनशेडेड होगा उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है। आपको वैल्यू निकालने के बाद चेक करना है कि आपकी जो वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस लेवल में गिर रही है या कॉन्फिडेंस लेवल में गिर रही है। अगर अभी किस में गिर रही है? सिग्निफिकेंस लेवल में गिर रही है, यानी अनशेडेड छोटे वाले रीजन में गिर रही है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल में गिरती है आपकी जेड वैल्यू, तो आप ये बोलोगे कि भाई इसका जो क्लेम है, जो H1 है, वो बिल्कुल सही है। अगर आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल में गिरती है तो आप बोलोगे कि हाँ भाई इसका क्लेम बिल्कुल सही है। देयर इज एविडेंस, यहाँ स्टेटमेंट लिखोगे एक आप, देयर इज एविडेंस, एग्जैक्ट यही वर्डिंग लिखना, दैट जो भी मीन है वो ग्रेटर देन 50 है। जो भी उसका क्लेम होगा उसकी वर्डिंग लिख दोगे, ठीक है? देयर इज एविडेंस दैट मीन इज ग्रेटर देन 50। हाँ 50 है ना, 50 है ना, जो भी मीन होगा वो लिख दोगे। हाँ, अब हमें एक तरफ होके लिखना है, या तो H1 के उससे लिखो या H0 के उससे लिखो, ठीक है? तो हम H1 के उससे ही लिखते हैं कि भाई हाँ भाई इसका क्लेम एक्सेप्ट हो गया और देयर इज एविडेंस दैट मीन इज ग्रेटर देन 50। बेटा कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम में कोई भी आ सकता है। अगर आपकी जेड वैल्यू कॉन्फिडेंस लेवल में आती है तो आप बोलोगे कि भाई H1 इसका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है? और यहां आप लिखोगे कि देयर इज नो एविडेंस दैट मीन इज ग्रेटर देन 50। सही है? बात समझ में आ गई? 5 मार्क का सवाल आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कुछ भी नहीं घुमाएगा। अभी मैं तुम लोगों को बात सुबह दिखाऊंगा, सीधा सीधा तुम्हारे पास सवाल होगा। लेकिन इस हाइपोथेसिस में ना 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कर लिया, सेम चीज हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे, लेकिन उसमें भी सेम एक ही पैटर्न का सवाल होगा, ठीक है? अभी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का किया। बात समझ में आ गई? सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से सर होगा। दोबारा बता देंगे? कौन सी वाली बात? हाँ अभी तो एक्सेप्ट हुआ है ना। कौन सी वाली बात बेटा? सर ये डायग्राम वाली जो चीज है ये मैं दोबारा बता देता एक्सप्लेन हूँ, मैं करेंगे? बता देता हूँ दोबारा। बेटा ये पूरी चीज दोबारा से सुन लो जल्दी से। अभी इस सिनेरियो के हिसाब से ये वाला अप्लाई हो रहा है, ठीक है? अब सुनो, सबसे पहले हमने जो काम किया वो क्या किया, हमने जो है वो मीन को मार्क किया बेल डायग्राम में बीच में 50। फिर हमने 95% जो है, तो अब हमें ये देखना है कि ये जो मैंने ब्लैक लाइन बनाई है ये आगे मार्क करनी है या पीछे मार्क करनी है। उसके लिए मैंने तुम्हें ये तीनों केसेस बताए। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन बोलेगा तो आगे मार्क करोगे, लेस देन बोलेगा तो पीछे मार्क करोगे, अगर नॉट इक्वल्स टू बोलेगा या अनचेंज्ड बोलेगा तो आप जो है वो यहाँ पे अनचेंज्ड का वर्ड भी यूज कर लेता है वो। अनचेंज का मतलब है कि ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो आप जो है वो लाइन को आगे भी मार्क करोगे पीछे भी मार्क करोगे। अभी सवाल करेंगे उसका, उसमें भी समझ आ जाएगा, ठीक है? तो इसने यहाँ पे मुझे ग्रेटर देन लिखा था तो मैंने ये लाइन को आगे मार्क किया, पीछे वाला रीजन जो है वो 95% हो गया। मैंने 0.95 के ऊपर जेड वैल्यू निकाल ली 1.645। यहाँ तक बात समझ आ गई? जैनब बेटा यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अब हमने क्या किया, अब हमने जो सैंपल का मीन था 53, जो टेस्ट की वैल्यू आई थी उसकी हमने जेड वैल्यू निकाल ली, एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन करके। यहाँ पे हमने एक छोटा सा चेंज क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अंडर रूट एन हमेशा होगा क्योंकि सैंपल का यूज हो रहा है, ठीक है? यहां से मेरी वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है? अब हमने ये चेक किया कि भाई मेरी जो z वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 1.645 थी कॉन्फिडेंस लेवल के हिसाब से, और जो मेरे टेस्ट रिजल्ट से z वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो हम ये चेक करेंगे कि जो मेरी वैल्यू आ रही है कैलकुलेशन से वो मेरी z वैल्यू से बड़ी है या छोटी है।
वो सिग्निफिकेंस लेवल में जा रही है या कॉन्फिडेंस लेवल में जा रही है। अगर सिग्निफिकेंस लेवल में चली जाती है तो आप बोलोगे कि भाई H1 यानी इसका क्लेम सही है और देयर इज एविडेंस दैट मीन इज ग्रेटर देन 50, ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, सही है। और अगर वो कॉन्फिडेंस लेवल में चली जाती है, जो बड़े वाले रीजन में चली जाती है, तो फिर आप बोलोगे कि भाई ये जो शायरी करने आया है ये गलत बोल रहा है और आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया है। देयर इज नो एविडेंस दैट मीन इज ग्रेटर देन 50। बात समझ में आ गई? जैना बेटा आप क्लियर है? अब इसको कॉपी कर लो। हाँ, अब बेटा इसको कॉपी कर लो, बिल्कुल मेरे सामने सामने कॉपी करो, क्योंकि ये अगर रह गया तो फिर कुछ भी नहीं समझ आएगा। जल्दी से चलो, पहला क्वेश्चन ये है, क्या है यहाँ पे, कितने मार्क्स का चेक करो, 6 मार्क्स का। और इस सवाल में वर्किंग देखना तुम हो सारी एग्जैक्ट सेम हो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो। Past experiences has shown that the heights of a certain variety of plant have mean 64। ये फैक्ट बात है। ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस दैट मीन इज इक्वल्स टू 64। ये लिखने के मार्क्स होते हैं, ये नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखने के मार्क्स होते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 3.8 ड्यूरिंग अ पर्टिकुलरली हॉट समर इट वाज एक्सपेक्टेड, यानी ये जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है that the height of the plant of this variety would be less than usual। यानी क्लेम क्या है कि मीन आपका लेस देन यूजुअल है, यानी मीन इज लेस देन 64। ये हो गया आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। In order to test whether this was the case, a botanist recorded the heights of a random sample of 100 plants, n is equals to 100, and found that the value of the sample mean was 63.3। ये आ गया आपका sample mean 63.3, जिसको आपको टेस्ट करना है। Stating a necessary assumption, carry out the test at the 2.5% significance level। significance level कितना है? 2.5%, यानी कॉन्फिडेंस लेवल कितना होगा? 97.5%। एजम्पशन यही है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बस सही है। एजम्पशन ये लोगे कि आपका जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये एजम्पशन हो गई आपकी। अब इसको सॉल्व करने पे आते हैं, ठीक है। देखो सेम वही वैल्यूज है, सारी वही चीजें जो मैंने बताया था। सबसे पहले डायग्राम बन गई, मीन बीच में आ जाएगा। हाँ, दिखाओ क्वेश्चन क्या है। गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -3, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कहाँ बना है? 15 किससे मल्टीप्लाई हुआ? 1 से, और हाँ सही है एक्स स्क्वायर, ठीक है ठीक है। हाँ 15a² माइनस 18a इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब मीन बीच में आ गया, मीन कितना है भाई? 64। और आगे लगाऊं या पीछे लगाऊं? लेस देन है तो कहाँ लगेगी डंडी? पीछे लगेगी। ये वाला रीजन टोटल आपका है 97.5%, और ये वाला है आपका 2.5%। ये कॉन्फिडेंस लेवल है, ये सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। अब वैल्यू किस पे निकालनी है? 0.975 निकालो जरा, जेड वैल्यू कितनी बनती है? जेड टेबल में देखो 0.975 पे जेड वैल्यू क्या आती है? 9, क्योंकि जेड टेबल में बड़ी होती है वैल्यू, जेड टेबल में 0.5 से बड़ी वैल्यू होती है। कितनी? 1.960। लेकिन क्योंकि ये पीछे की साइड पे है तो इसको नेगेटिव में लिख दूं। पीछे की साइड पे है तो हम इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे। आगे होता तो पॉजिटिव लिखेंगे। मेन डायग्राम बनाने का मकसद ही ये है कि आपको पता चले कि जेड वैल्यू पॉजिटिव में आनी है या नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जेड वैल्यू क्या आ गई? -1.96। अब हम क्या करेंगे? जेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपने हिसाब से। कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही एक्स बार कितना है? 63.3, तो ये हो जाएगा आपका 63.3 माइनस मीन कितना है? 64, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन क्या था? 3.8। 3.8 डिवाइडेड बाय √n करना लाजमी है। बताओ जेड वैल्यू क्या बनती है यहाँ पे जल्दी से?
जल्दी से z वैल्यू कैलकुलेट करके दो बेटा। x आपका वो होगा, सैंपल का मीन होगा, -1.842। अब मुझे एक बात बताओ कि ये -1.842 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा? ठीक है, कौन कहाँ पे है? हाँ, वो क्वेश्चन में गिवन है ना बेटा, ये रहा। -1.8 सिग्निफिकेंस लेवल में गिरेगा या कॉन्फिडेंस लेवल में गिरेगा? कॉन्फिडेंस लेवल में, क्यों? क्योंकि -1.96 है, 10 सैंपल है ना, स्टैंडर्ड डिविजन अपॉन √n। -1.8 यहाँ पे कहीं पे होगा, सही है। हाँ, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई इसका जो H1 है वो रिजेक्ट हो जाएगा, और आप बोलोगे देयर इज नो एविडेंस दैट मीन इज लेस देन यूजुअल, या लेस देन 64 लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोशिश किया करो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखो। ठीक है, तो देयर इज नो एविडेंस दैट मीन इज लेस देन यूजुअल। सेम एग्जैक्ट उसी तरीके का सवाल है, H0 लिखा, H1 लिखा, डायग्राम बनाई, Z वैल्यू निकाली, फिर Z वैल्यू कैलकुलेट करी सैंपल से, और फिर चेक कर लिया कि सिग्निफिकेंस लेवल में जा रहा है या कॉन्फिडेंस लेवल में जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? जैनब क्लियर है? यस।